हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं टॉकी ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, मैं डीपीपी फिजिक्स का करवा रहा हूं और मैंने पिछले वीडियो में डीपीपी 1 का सॉल्यूशन दिया था, उसको समझाया भी था। उसके बाद टेलीग्राम टॉकी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। तो देखो, आज मैं डीपीपी 2 को लेकर आया हूँ। अगर आंसर की इसको इसको अगर पीडीएफ में चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लघु पतन से आप क्या समझते हैं। देखो, लघु पतन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखो। यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाता है तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है। परिपथ परिपथ में धारा अत्यधिक गर्म हो जाता है और इसमें आग भी लग सकती है। इससे होने वाले क्षति से बचने के लिए बचने के लिए परिपथ में फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसका मतलब देखो क्या होता है कि लघुपतन क्या है। कहते हैं कि यदि किसी तार में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तार, एक गर्म तार और एक ठंडा तार, अगर आपस में अगर जुड़ जाए तो क्या होता है कि उसका प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, ठीक है ना। जब नगण्य हो जाता है, क्योंकि दूरी बहुत कम हो जाती है। जब नगण्य हो जाता है प्रतिरोध ना, उसके बाद क्या होता है, मतलब कि दोनों में तार में जब जुड़ जाता है तो आग लग सकता है, पिघल सकता है। जब आग लग जाएगा तो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्षति होने की संभावना होती है। इसके लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम फ्यूज लगा देंगे तो फ्यूज पिघल जाएगा, लेकिन आगे जो भी अप्लायंसेस होगा, जो भी सामान होगा, सामग्री होगा, वो बच जाएगा। समझ गया ना। तो उसी को हम बोलते हैं लघु पतन। लघु पतन मतलब क्या होता है, अगर कोई दो तार, गर्म और ठंडा तार, अगर आपस में जुड़ जाए तो वहां पर क्या होता है, प्रतिरोध का स्थिति नगण्य होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि जस्ट वहीं पर होता है। तो दोनों तार मिल करके आग लग जाता है, गर्म होकर के आग लग जाता है, और आग लगने से तो बहुत सारा क्षति हो सकता है। उससे बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। यही कह रहा है लघु पतन, ठीक है ना। आप यहाँ यही तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्षति होने के लिए बताया गया कि क्या करेंगे। अब कहते हैं ओम के नियम को लेकर। कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर होगा। यहाँ पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, मतलब कि अचर ताप होना चाहिए, ठीक है ना, और उनके सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं भी प्रोपोर्शनल आई, और अथवा v इक्वल टू आर आई या v इक्वल टू आई आर। यहाँ पर कि r क्या होता है, नियतांक होता है, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए, अनुक्रमानुपाती को तोड़ने के लिए हम किसी कांस्टेंट से, मतलब नियतांक से गुणा करते हैं, तो उसको हम r मान लिए, क्योंकि r एक नियतांक है, ठीक है ना। यही कहता है ओम का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप अपसरित होता है, अतः इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण जो आता है ना, मतलब समांतर किरण आता है, उसके बाद ना, मतलब एक बार में जैसे समांतर आता है, हम कैसे समझाएं, हम यहाँ पर समझाते हैं। मान के चलो कि समांतर आता है, समांतर आया ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या हो गया, एक भाग में यहाँ पर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सब एक ही जगह जाएगा, ठीक है ना। सब एक ही जगह एक साथ निकलेगा एक, तो ये एक जो साथ निकला ना, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसरित होना। तो इसीलिए हम इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। मतलब समांतर जाता है और निकलता एक है, ढेर सारा जाता है प्रकाश किरण और निकलता सिर्फ एक है, उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस के द्वारा आपके समांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप, मतलब अपवर्तन के फलस्वरूप अपसरित होता है, मतलब एक हो जाता है, अतः इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। कहता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रा को लिखे। कहते हैं वह लेंस जिसके द्वारा लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहता है कि वह लेंस जिसके द्वारा लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा डायप्टर होता है। ये हो गया। उसके बाद एक और होता है जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको भी करवा देते हैं। कहते हैं वो लेंस जिसके द्वारा लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है इसका ऐसा मात्रक, डायप्टर। वह लेंस जिसके द्वारा लेंस प्रकाश की
किरणों को मोड़ता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन ये सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, तो इसके बदले में दूसरा लिखना है, ठीक है ना। इसको अभी रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, इसका आंसर नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसका आंसर में से मैं सेटिस्फाइंग नहीं हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सही है, ये सही, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ। इसका ऐसा मात्रक डायप्टर ये सही है। अब दृष्टि निर्बंध क्या है, दृष्टि निर्बंध क्या है, कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है, उसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। दृष्टि निर्बंध क्या कहता है, कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए, मतलब कि कोई भी अगर चीज को हम देखते हैं, जब देखते हैं ना, तो उसको हम सिर्फ मतलब 1 सेकंड के 10वां भाग तक हटाने के बाद रहता है मेरे दिमाग में, और मेरे रेटिना पर प्रतिबिंब बना हुआ, ठीक है ना। दिमाग में नहीं बल्कि प्रतिबिंब बना हुआ मेरे रेटिना पर रहता है, मतलब कि 1 सेकंड में 10वां भाग कर दो उतना ही सेकंड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद खत्म होता है, उसको हम दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कहता है चालक की लंबाई पर, पहला बात, मान के चलो कोई प्रतिरोध है तो वो चालक के किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक की प्रकृति पर, और चौथा चालक के ताप पर। पहला क्या, ये आएगा ही आएगा, चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर, ये हुआ, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये इतना ही 4 बातों पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है ना। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, और चालक के ताप पर। अब देखो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और तो वह नेत्र दोष युक्त कहलाता है, और दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं। अगर मान के चलो कि किसी मानव का नेत्र, मतलब किसी का मानव का आंख अगर दूर का भी और निकट का भी अगर कोई चीज नहीं देख सकता है, तो वो नेत्र है ना दोष युक्त कहलाता है, और उसी आंख से अगर हम कुछ देखते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष, अब यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है कि विद्युत बल्ब के निमांकित चित्र बनाए। देखो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा है। इस प्रकार से बल्ब का चित्र बनाना है और लिख देना, ये सहायक तार है, उसके बाद इसको हम तंतु बोलते हैं, इसको हम संयोजक तार बोलते हैं, इसको हम कांच की गोला बोलते हैं, क्योंकि कांच से ढका रहता है। उसके बाद ये अल्युमिनियम का पट्टी लगा रहता है, और ये जस्ते की पिन लगा रहता है ऊपर में, जो कि जिससे जलता है। और ये फिगर किसका बन गया, बल्ब का, ठीक है ना। यही चित्र को अच्छा से देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अतः मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस पर डाल दूंगा, वहां पर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन ये ध्यान देना कि इन दोनों पर मेरा डाउट है, ठीक है ना। इसको हम फिर से लिख करके अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।